Hey guys, welcome to Studyfied. My name is Ashish Aroda, your faculty of quantitative aptitude. आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। सभी जल्दी से आ जाइए, शुरुआत करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की। ये हमारा IBPS PO प्रीलिम का जो पूरा सेशन चल रहा है, पूरी सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर 12th डे का सेशन है ये। तो आप सभी जल्दी से आ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नंबर सीरीज़ भी करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट केसलेट DI भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी आ जाइए, फिर शुरुआत करेंगे। कुछ सेकंड्स का होल्ड रखते हैं, सभी को आने देते हैं। इतने मैं आप सभी की चैट रीड कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है तो उसका जवाब दिया जाए। धीरज पूछ रहे हैं कि पहले पेपर में किससे शुरुआत करनी चाहिए। तो देखो, आपकी शुरुआत 3 टॉपिक्स के साथ होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी आपको पहले दिख जाता है आगे बढ़ते हुए, स्किप करते हुए, तो उन तीनों में से अटैम्प्ट कर लो। जो भी पहले आता है, वो क्वाड्रेटिक हो, वो सिंप्लीफिकेशन हो या नंबर सीरीज़ हो, उसको पहले अटैम्प्ट कर लो। फिर DIs के लिए जाओ, DIs में हायरार्की सेट करके चलो कि आपको जो लगे कि ये इजी DI है उसको पहले करो और मॉडरेट वाली को बाद में, कैलकुलेटिव वाली को सबसे लास्ट में, और उसके बाद अरिथमेटिक पर आना है। इस अरिथमेटिक से पहले बाकी जो भी दिया गया उसको ख़त्म कर लो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग आ गए हैं, तो शुरुआत करते हैं IBPS PO प्रीलिम डे 12 के इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का आपके सामने होगा। जैसे ही आप देखें उसे सॉल्व करें फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे एक क्वेश्चन पर, जल्दी से सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज़। आपने इस मिसिंग टर्म की जगह बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। 4, 5.1, 7.3, 10.6, 15 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पर क्या आंसर होगा। इन कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम मूव करेंगे आगे की तरफ चलेंगे। फिर हम केसलेट DI भी सॉल्व करेंगे। तो इतने जल्दी से सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वार्म अप क्वेश्चन लेकर चलिए इसे। तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस मिसिंग टर्म की जगह क्या आएगा। 4, 5.1, 7.3, 10.6, 15 क्वेश्चन मार्क। तो ये एक तरह की क्विज है जो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। अभी फटाफट से ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे एक क्वेश्चन पर। तो यहाँ हमारे सामने है 4, 5.1, 7.3, 10.6, 15 क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या होता है कि जब भी आप डेसिमल्स देखते हो ना, आपके दिमाग में ये आ जाता है कि अरे यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे टफ लगता है। थोड़ी सी हैबिट डालो, ऐसा कुछ नहीं है। 4 से 5.1 जाना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पर किस चीज़ का एडिशन करना है, मुझे 1.1 का एडिशन करना है। ऐसा कुछ खासा नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट करके ना उसके आप डिफरेंसेस या फिर जो वहाँ पर लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंसेस है, जो भी है वो फाइंड कर लो। एक बार फाइंड कर लोगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा वो कि हाँ अब तो इसमें कुछ खास बचा ही नहीं है। जैसे कि 51 से 73 की तरफ जाना हो तो मुझे 22 ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ डेसिमल्स में है तो मैं 2.2 ऐड कर दूंगा। अब 7.3 से 10.6 जाना है आपने, भाई 7 से 10 3 ऐड करना है, 0.3 से 0.6 0.3 ऐड करना है, तो 3.3 ऐड करना है। कंफर्मेशन हो गई पैटर्न की। तो यहाँ पर देखा 0.4 और 4, यानी कि 4.4 मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो भाई पता चल गया क्या पैटर्न है। 1.1 ऐड हो रहा है, 2.2 ऐड हो रहा है, 3.3 ऐड हो रहा है, 4.4 ऐड हो रहा है। तो उसके बाद किस चीज़ का एडिशन होगा, उसके बाद हमें एडिशन 5.5 का करना पड़ेगा। तो कर देते हैं इसमें 5.5 को ऐड। 5.5 ऐड करूँगा तो 20.5 आ जाएगा। तो यहाँ इस केस में मेरा जो आंसर होगा 20.5 होगा, यानी कि C ऑप्शन। ठीक है, 20.5 यहाँ पर आपका आंसर होगा, C ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5, 10, 19, 36, 69 क्वेश्चन मार्क। 5, 10, 19, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। 5, 10, 19, 36, 69 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या आएगा फटाफट से। जल्दी जल्दी बताइए। 5, 10, 19, 36, 69। अब एक कमेंट मैंने रीड किया कि सर IBPS PO में इतने छोटे नंबर्स आते नहीं हैं आजकल। किसने कहा? यही तो मिथ आपको मॉक टेस्ट ने जनरेट कर दिया आपके दिमाग में कि आता ही नहीं है ऐसा, तो कुछ बहुत टफ आता है, बहुत टफ आएगा। ऐसा नहीं होता। बेसिक क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जब मैं क्वेश्चंस रखता हूँ ना आपके इन सेशंस में, बहुत सोच समझ के रखता हूँ, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ, क्योंकि क्या होता है टिल योर एग्ज़ाम डेट अब यही सोचते रह जाते हो कि बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा,
और बहुत टफ वाली उम्मीद लेकर चलते हो वहाँ पर, और वहाँ आपको पेपर में ऐसा कुछ खास नहीं मिलता, पर आपने उस लेवल की, उस स्पेसिफिक लेवल की, उस रिक्वायर्ड लेवल की तैयारी नहीं की होती, इसलिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते आप। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आसान पेपर आएगा, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर ईजी टू मॉडरेट रहता है, ऑफिसर ग्रेड प्रीलिम की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बेहद आसान है, देखो आपके सामने है कि यहाँ मुझे एडिशन करना है 5 का, यहाँ मुझे एडिशन करना है 9 का, ठीक है। उसके बाद क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ मुझे एडिशन किसका करना है, 17 का एडिशन करना है, तो 17 ऐड कर देते हैं, 17 ऐड कर दिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर 33 ऐड करना है। क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है किसी को इसके अंदर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। 5, 9, 17, 33। अब नहीं दिखाई दे रहा तो हमारा क्या स्टेप होना चाहिए नेक्स्ट, कि हम डबल डिफरेंस फाइंड करें, फर्दर डिफरेंस को यहाँ पर फाइंड करें। तो यहाँ डिफरेंस देखा मैंने, आगे जो मुझे मिला ये 4 का गैप था, उसके बाद 8 का गैप है, और फिर देखा तो मुझे 16 का गैप मिला। भाई यहाँ तो पैटर्न है क्लियरली, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो आगे इसका भी डबल होगा, यानी कि 16 का डबल, यानी कि 32 ऐड किया जाएगा। 32 अगर मैं 33 में ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलने वाला है, 65 मिलने वाला है। तो 65 ऐड करना पड़ेगा। अब 60 और 60 129 और 5 14, तो 120 एंड 14 134 आ गया। 134 इस केस में आपका आंसर हो गया। समझ गए ना? डबल डिफरेंस पे, या फिर मैं कहूँ ट्रिपल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन था ये। डबल डिफरेंस का भी थर्ड रिलेशन था, एग्जैक्टली वही लेवल है जो आपके एग्जामिनेशन में पीओ प्रीलिम में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो चलिए मूव करते हैं अरिथमेटिक क्वेश्चन की तरफ। A red circular conical tent is placed over a cylindrical structure of the same radius. Now the combined structure is smeared by red paint of all the sides. Then they are separated. Now the ratio of the area painted on the cylinder to the cone is 3:1. What is the height of the cylinder if the height of the cone is 4 meters and रेडियस इज 3 मीटर्स? जल्दी से बताइए फटाफट से। जल्दी से बताइए, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं आप सभी को समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है कि कॉनिकल टेंट को एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर रखा गया, ठीक है, रख दिया हमने, और उसके बाद ना ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको पेंट कर दिया, रेड कलर का पेंट कर दिया, और रेड कलर का पेंट करने के बाद इनको अलग कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि जितना एरिया पेंट हुआ सिलेंडर में और जितना एरिया पेंट हुआ कॉन में, उसका रेशो आपके सामने है। सर अगर मैं इसको पेंट कर दूंगा तो हमको पता है कि जो कॉन का बाहरी हिस्सा है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कॉन का, वो तो पेंट हो जाएगा, पर जो बेस है वो तो पेंट नहीं होगा ना। तो कॉन से कितना एरिया पेंट हो जाएगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल पेंट हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, इतना पेंट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सिलेंडर में कितना पेंट होगा, सर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट हो गया, मतलब 2 पाई आर एच पेंट हो गया, और उसके बाद उसका बेस पेंट हो जाएगा, बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर पेंट हो जाएगा। पर जो ये दोनों के बीच में जो कॉमन है, ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला सिलेंडर का जो पोर्शन है, वो तो पेंट नहीं होगा ना। तो वो पेंट नहीं होगा तो उसका पाई आर स्क्वायर हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये वाला पोर्शन जिसका एरिया होता है, जिसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और नीचे वाला पोर्शन जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये पेंट हो जाएगा। तो ये सिलेंडर का एरिया पेंट हुआ, जो सिलेंडर का एरिया पेंट हुआ, रेशियो जो कॉन का एरिया पेंट हुआ, जैसा कि आपको दिया गया है यहाँ पर, वो 3:1 है। 3/1 दिया हुआ है आपको, तो 3/1 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर से क्या करें हम ऐसा कर सकते हैं, पाई आर कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं। पाई आर कॉमन निकाल के कट करेंगे तो उधर 2h और इधर r बच जाएगा, नीचे l बच जाएगा सिर्फ। तो इसकी रेशियो 3:1 आ गई। अब हमें पता है कि जो कॉन की जो हाइट है और रेडियस है वो 4 और 3 है,
स्लैंट हाइट हमको पता है ना क्या होता है, स्लैंट हाइट का मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट करूँगा मैं, अगर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट करूँगा तो ऑब्वियसली वो 5 आने वाला है। ये तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट है ये, 3 4 5, तो 5 आने वाला है यहाँ पर। तो एल की वैल्यू हो गई 5 और आर तो दोनों जगह सेम ही है, तो 2h प्लस 3/5 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में से 3 कम करेंगे तो आपके सामने 12 आ जाएगा। 2h इज इक्वल टू 12 आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, h की वैल्यू आ जाने वाली है यहाँ पर, इसको थोड़ा कैपिटल H लिख लेना, कहीं इस पॉइंट पे कंफ्यूजन रहे आपको, ये कैपिटल H है, ठीक है। तो कैपिटल H की वैल्यू यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है जो कि आपने फाइंड करनी है वो 6 आ जाएगी। तो 6 मीटर्स इधर हमारा आंसर होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। समझ गए सभी, 6 मीटर्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा। द रेशियो बिटवीन the sides of a rectangular hotel room is 1.5:1. The cost of painting the ceiling of the room at rupees 5 per square meter is rupees 3,000, and the cost of papering the walls at rupees 2 per square meter is 960 rupees. And the height of the hotel room. जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो पहली लाइन कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगी, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक भी मैं कहूँगा यहाँ पर इस लाइन में, कि जो रेशियो है साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर होटल रूम, तो वो कहना चाह रहा है कि जो मेजर लेंथ और ब्रेड्थ जो है, जो फ्लोरिंग की और फ्लोरिंग की साइड, जो इस चीज़ को डायरेक्टली भी बोला जाता है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि गलत लिखा गया है, पर इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है इसकी, कि जो फ्लोर होते हैं या फिर सीलिंग होती है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो यहाँ पर दी गई है। इसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। लेंथ और ब्रेड्थ जो फ्लोरिंग की या फिर जो वहाँ पर फ्लोर है या सीलिंग है, उनमें से किसी का भी कंसिडर कर सकते हो आप। लेंथ और ब्रेड्थ की जो रेशियो है वो 1.5:1 दी गई है। आप तो इस हिसाब से सॉल्व करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं लेकर चलूँ यहाँ पर कि जो इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, चलिए कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे हमको समझने में। देखो, मान लीजिए ये रूम है, वो ये रेक्टेंगुलर रूम है जो हमने जिसकी बात करनी है। इसके यहाँ पर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं सीलिंग की। मान लीजिए फिर ये L है और ये B है, और ये जो साइड है हमारे पास, ये जो वर्टिकल साइड है ये H है, इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। 3/2:1 यानी कि 3:2। 3:2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a and 2a लिख सकता हूँ ना। ये मेरी लेंथ हो गई, और यहाँ जो है इसको हम ब्रेड्थ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हो गई हमारे पास ये। अब वो कह रहे हैं कि 5 रुपये लगते हैं पर मीटर स्क्वायर को पेंट करने के, सीलिंग की बात ही कर रहा है वो। 5 मीटर लगते हैं पर मीटर स्क्वायर को पेंट करने में, और 3,000 रुपये लग गए टोटल। अगर 3,000 रुपये लग गए टोटल, तो यहाँ पर 600 रुपये लगे होंगे, 600 मीटर स्क्वायर होंगे टोटल, क्योंकि अगर 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपये लगते हैं, 600 मीटर स्क्वायर होंगे तभी तो लग गए ना 2,000, यहाँ पर 3,000 रुपये, तो डिवाइड कर दिया। तो 600 मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया है किसका, सीलिंग का। तो हमें पता है कि एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो अगर ये 6a स्क्वायर अगर यहाँ पर 600 के बराबर है, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। वैसे तो -10 भी आएगी, पर साइड -10 नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो a की वैल्यू 10 आ गई, तो 3a की वैल्यू 30 और 2a की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। तो लेंथ 30 हो गई और ब्रेड्थ 20 हो गई। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई a की वैल्यू 10, इसकी वजह से लेंथ की वैल्यू 30 एंड ब्रेड्थ की वैल्यू 20 आ गई। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हमने लिख दिया साइड में। तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, जो ये किया, सिर्फ डायग्राम को रहने देते हैं। अब उसने एक चीज़ और बता दी हमको, उसने एक चीज़ और मेंशन कर दी हमारे पास यहाँ पर, कि अगर हम वॉल्स को पेंट करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जो खर्चा आता है वो 960 रुपये का आता है, और 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है।
तो सर टोटल एरिया कितना हो गया 960/2 यानी कि 450 मीटर स्क्वायर, सॉरी 480 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको 30 और ऐड कर देंगे ना 450 में, तो 480 मीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है 480 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा वॉल्स का एरिया है। अब वॉल्स का एरिया होगा कितना सर, एक वॉल एरिया देखो, ये हमारा एच साइड है ना, ये एच है और ये बी है, तो एक तो हो गई बी एच और इसके सामने वाली भी बी एच हो जाएगी, तो 2BH हो गई। अब ये है L और ये है H, तो LH और उसके सामने वाली भी LH, तो 2LH हो गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2H इंटू L प्लस बी, इतना हो जाएगा टोटल एरिया। ये मानते हो आप बात? और हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो साइड्स आई थी वो 30 और 20 आई थी। L और B की जो वैल्यू थी वो 30 और 20 थी, जिसको ऐड करूँगा तो 50 और डबल करूँगा तो 100 आ जाएगा, डबल करा तो 100 आ गया। H को अलग से लिखा ही हुआ है हमने, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 480 और यहाँ से 100 आ गया, देखो 50 इंटू 200, 100 नीचे चला गया, H की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर्स, 4.8 मीटर्स यानी कि ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? और ये आपको समझाने में समय लग रहा है। आप में से कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर टाइम भी इतना लगेगा, ऐसा टाइम नहीं लगने वाला, ये समझाने में समय लग रहा है, बहुत जल्दी होती हैं ये चीज़ें। अब ये आपके सामने एक केसलेट दी है जो आप सभी ने सॉल्व करनी है, फटाफट से सॉल्व करो इसको। और मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर टाइम देने वाला हूँ, पर टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने है ये क्वेश्चन, डेटा दिया गया है यहाँ पर 3 अलग अलग अकेडमीज़ का, स्कूल्स का, कि एक अल्फ़ा अकेडमी है, एक स्टार इंग्लिश स्कूल है और एक अदर स्कूल्स है। ठीक है, ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो एक बॉय ने कुछ रन स्कोर किए हैं डिफरेंट स्कूल्स के अगेंस्ट 3 सालों में, 2005, 2006, 2007 में। उस बॉय ने जो इन 3 स्कूलों के अगेंस्ट रन स्कोर किए हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया। इंग्लिश में भी डेटा है, हिंदी में भी डेटा है, तो जल्दी से सॉल्व करो। अदर स्कूल्स को यहाँ पर अन्य स्कूलों से या फिर अन्य यहाँ पर विद्यालयों से इस तरह से लिखा गया है, तो उसको कंसिडर करना, अदर स्कूल्स अलग कैटेगरी कंसिडर करना आप सभी। तो एक बार आप सभी सॉल्व करते रहिए, मैं एक बार रीडिंग आपके सामने इसकी ले देता हूँ कि टोटल रन जो स्कोर किए गए हैं 2005 में वो यहाँ पर 1200 हैं। जो स्टार इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट रन स्कोर किए गए हैं 1/3 है उन रन से जो स्कोर किए गए हैं अदर स्कूल के अगेंस्ट 2006 में। एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट अल्फ़ा अकेडमी एंड स्टार इंग्लिश स्कूल वॉज 300। ऐसे ही 2006 का डेटा और 7 का डेटा आपके सामने है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे इसके ऊपर, सीधा शुरुआत करते हैं। मैंने हिंदी वाला डेटा हटा दिया है ताकि इसको सॉल्व किया जा सके, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सॉल्व करने के लिए, इसलिए हटाया है। तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईयर्स की, ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा अकेडमी की, यहाँ स्टार इंग्लिश स्कूल की और यहाँ अदर स्कूल की। ठीक है, और जो ईयर्स हैं वो हमें दिए गए हैं 3, 2005, 2006 और 2007। ठीक है, तो ये साल हैं। उसने कह दिया हमें कि 2005 में जो टोटल रन स्कोर हुए हैं वो 1200 हैं। टोटल रन जो स्कोर हुए हैं वो 1200 हैं, हमें यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया टोटल। ठीक है, टोटल 1200 हैं। और उसके बाद उसने मेंशन कर दिया कि द रन स्कोर्ड अगेंस्ट स्टार इंग्लिश स्कूल वाज 1/3 ऑफ द रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट अदर स्कूल इन 2006। तो भाई देखो ऐसा है, जो अदर स्कूल होंगे ना 2006 के, उसका 1/3 कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, इतना हमें पता है। पर जब आएगी अदर स्कूल 2006 की वैल्यू तब देखेंगे। द एवरेज रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट अल्फ़ा अकेडमी एंड स्टार इंग्लिश स्कूल वाज 300। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि 2005 में अगर मैं बात करूं, 2005 में अगर मैं यहाँ पर बात करूं अल्फ़ा अकेडमी की और स्टार इंग्लिश स्कूल की, इन दोनों का जो रन्स का एवरेज है वो 300 है। अगर दो एंटिटीज़ दो एंटिटीज़ का एवरेज जो होता है अगर वो 300 होता है तो सम कितना हो जाता है उसका, डबल 600 हो जाएगा। अगर इन दोनों ने मिलकर 600 रन स्कोर किए हैं अल्फ़ा अकेडमी और स्टार इंग्लिश स्कूल ने,
तो बाकी 600 किसने किए होंगे फिर? अदर स्कूल्स ने किए, अदर स्कूल्स के अगेंस्ट किए होंगे बाकी 600 रन, क्योंकि टोटल तो 1200 हैं। हमें पता है कि अल्फ़ा एकेडमी और स्टार इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट जो एवरेज रन स्कोर किए गए हैं वो 300 हैं। अगर दो एंटिटीज़ का एवरेज जो कि होता है सम बाई 2 300 है, तो सम कितना होगा उनका? 300 गुना 2 यानी कि 600। अगर उनका सम 600 है, 2005 में अल्फ़ा एकेडमी और स्टार इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट 600 रन स्कोर किए गए हैं, तो टोटल तो 1200 किए गए हैं, तो 1200 माइनस 600 अदर स्कूल्स के अगेंस्ट 600 रन स्कोर किए गए हैं। इतना हमें पता लग गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट अल्फ़ा एकेडमी एंड अदर स्कूल्स वॉज 1200। इधर हमको ना अल्फ़ा एकेडमी और अदर स्कूल्स का सम दे दिया। अल्फ़ा एकेडमी और अदर स्कूल्स का सम 1200 है, इसने ये बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। और जो रेशो है वो भी दे दिया आपको कि रेशो अगर मैं कंसिडर करूं टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर स्कूल्स इन 2005 एंड अदर स्कूल्स इन 2006, तो वो 12:9 है। मतलब इनकी आपस में रेशो दे दी कि ये जो रेशो है ये 12:9 है। ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी। अगर यहाँ पर रेशो अगर मैं देखूँ 12 यूनिट अगर 600 के बराबर है, तो 1 यूनिट 50 के बराबर, तो 9 यूनिट 9 गुना 50 यानी कि 450 के बराबर हो जाएगी, 450 के बराबर हो जाएगी। समझते हो इस चीज़ को? तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 450 हो गई, तो ये हटा देते हैं। ये 450 है। मुझे पता है एक चीज़ कि अल्फ़ा एकेडमी एंड यहाँ पर अदर स्कूल्स इन दोनों का सम 1200 है, तो ये अगर 450, तो ये यहाँ पर 750 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 1200 है। इन दोनों का सम 1200 है। एक चीज़ और भी तो पता लग गई मुझे कि यहाँ पर जो है अगर आप देखें अदर स्कूल्स में जितने 2006 में रन आएंगे उसका 1/3 होगा, तो 450 का 1/3, 450 का 1/3 यानी कि 150 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं 150 लिख देता हूँ। देखो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ 150 है तो फॉर श्योर यहाँ कितना आ जाएगा? अभी मुझे पता है कि टोटल 1200 है, 600 750, तो इधर 450 आ जाएगा, इधर 450 आ जाएगा। तो ये चीज़ भी पता लग गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जितने स्टार इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट 2006 में रन वहाँ पर स्कोर किए गए हैं और जितने रन स्टार इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट 2007 में किए गए हैं वो बराबर है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो मैं इनको बराबर ही लेकर चलूँगा। उसके बाद एक चीज़ और मेंशन करते हैं 2007 में आकर ये कि जो टोटल रन स्कोर किए गए हैं अल्फ़ा एकेडमी और स्टार इंग्लिश स्कूल के, अगर मैं देखूँ कि अल्फ़ा एकेडमी मतलब ये वाले, इन दोनों का सम कर दूं तो जितने रन्स यहाँ स्कोर किए गए हैं वो बराबर हैं जितने स्कोर किए गए हैं यहाँ पर। उन दोनों का सम कर दूं और सिर्फ अदर स्कूल को कंसिडर करूं तो ये बराबर है। और ये कह रहा है कि 2007 में जो रन स्कोर किए गए हैं वो 1400 हैं टोटल। तो सर अगर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि अल्फ़ा एकेडमी और स्टार इंग्लिश स्कूल का सम और अदर स्कूल के अगेंस्ट जो रन लगाए गए हैं उनका सम ये बराबर है, तो ऑब्वियसली 700 ये और 700 ये इस तरह से ही होने वाला है, क्योंकि टोटल तो 1400 है। तो यहाँ पर ये 700 आ जाएगा, इसकी श्योरिटी हो गई। और इन दोनों का सम 700 हो जाएगा, इसकी भी हमें श्योरिटी हो गई। इन दोनों का सम 700 हो जाएगा। उसके बाद हमें एक चीज़ और बता रहा है वो कि टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अल्फ़ा एकेडमी वर ट्वाइस द रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट स्टार इंग्लिश स्कूल इन 2005। 2005 में जो स्टार इंग्लिश स्कूल यानी कि 150 रन लगाए गए हैं उससे डबल हैं यहाँ पर जो 2007 में अल्फ़ा एकेडमी के केस में आएंगे, मतलब यहाँ पर आएंगे 300। इसका भी मुझे पता लग गया। तो जो डेटा यहाँ पर काम का नहीं है एक बार हटा देते हैं उसको, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया। अब हमें ये पता था कि यहाँ पर जो सम है इसका 300 है तो इसका 400 होगा ना। यहाँ पर ये 300 है तो ये 400 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 700 और इस दोनों का सम, इसका सम मतलब जो 700 अदर स्कूल्स के अगेंस्ट जो रन बनाए गए हैं वो 700 है। ये दोनों बराबर है मेंशन किए गए थे, तो अगर यहाँ 300 आया है तो यहाँ 400 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 700 हमने लेकर आना था, ये करना था हमने। इतना हो गया। उसके बाद हमें ये भी तो कहा गया था ना कि इधर यहाँ पर और यहाँ पर बराबर रन्स हैं, तो 400 हमने कर दिया, इन दोनों को बराबर कर दिया, तो इधर 400 तो इधर भी 400 आ गया। तो सर हमारा डेटा हो चुका है कंप्लीट, हमने कर लिया डेटा को पूरा एक्सट्रैक्ट। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये हमारा डेटा मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली बार बार उसको ड्रैग करने में दिक्कत आती है इस इंटरफेस में, तो मैंने इसको साफ सुथरा पहले ही लिख दिया था। आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आसान होंगे, और ये परफेक्टली वही लेवल है जो आपके IBPS PO प्रीलिम में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। व्हाट वर द टोटल रन स्कोर्ड इन 2006? 2006 में टोटल कितने रन स्कोर किए गए हैं?
भाई ये देखो, ये हमको पता है कि इसका सम 1200 है, 400 और हो गए तो 1600 हो गए टोटल। 2006 में 1600 रन स्कोर किए गए हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट स्टार इंग्लिश स्कूल इन ऑल द 3 ईयर्स? तीनों सालों में मिलाकर स्टार इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट कितने रन स्कोर किए गए हैं? सर 800 और 150 यानी कि 950। What is the ratio of the total runs scored against Alpha Academy in 2005, Alpha Academy in 2005 to that of the total runs scored against Star English School in 2007? तो Star English School in 2007 यानी कि 400। तो ये सीधी सी बात है, ये तो 9:8 आ गया, 5 से कैंसिल कर दिया इसको। आगे बढ़ते हैं। What is the difference between the total runs scored against other schools in 2005? अदर स्कूल्स इन 2005 यानी कि 600 टू द टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट अदर इंग्लिश स्कूल इन 2006। तो सर ये तो आसान है, इनके बीच का गैप 150 है, 150 है। डिफरेंस ही पूछा है ना कि अदर स्कूल्स 2005 एंड अदर स्कूल्स 2006, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? और 600 और 450 के बीच में 150 का डिफरेंस है। टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अल्फा अकेडमी इन 2006 यानी कि 750 is what percentage of the total runs scored against Alpha Academy in 2007? ये बताना है आपने, ये बताना है आपने। तो सीधी सी बात है, पूछा गया 2006 में अल्फा अकेडमी के अगेंस्ट जो रन लगाए गए यानी कि 750, वो कितना परसेंटेज है उन रन से जो अल्फा अकेडमी के अगेंस्ट लगाए गए 2007 में यानी कि 300 से। तो भाई ये तो दिख ही रहा है ना सीधा सीधा कि आप यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करो, ये 25 आएगा, 250% हो जाएगा ई ऑप्शन। तो ये हमारे पास DI हमने सॉल्व कर ली। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, आपको कुछ ही देर में इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, तब ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, और जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बार इनको देखेंगे, उतना आपको काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट और बेहतर होता जाएगा। आप DI में अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये 3 टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। इन पर अच्छे से कमांड हासिल करिए ताकि प्रीलिम लेवल DI आप बहुत आसानी से कर सकें। चलिए सेशन को एंड करते हैं, एंड जल्दी और सेशन होंगे क्योंकि अभी मैं श्योरिटी नहीं देता। काम के प्रेशर के हिसाब से जैसे मुझे समय मिलता है मैं सेशन लेता हूँ। बाकी अभी इस सेशन को एंड करते हैं, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, जल्दी दोबारा मिलेंगे। ऐसे सीखते रहिए, काम करते रहिए। धन्यवाद।